बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। गुज़श्ता जो हमारा लेक्चर था वो सेक्शन 32 तक था, और इस जो मुख्तसर लेक्चर है इसके अंदर हम सेक्शन 33, सेक्शन 34 और सेक्शन 35 ये 3 सेक्शन मैं इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले सेक्शन 33 जो है वो जजमेंट एंड डिग्री के मुतल्लिक़ है। जजमेंट और डिग्री को डिस्कस करने से पहले एक जो जनरल ओपिनियन है जो एक जुडिशल प्रोसीजर के अंदर अडॉप्ट किया जाता है, आपको भी यकीनन होपफुली पता होगा और ये पता होना चाहिए कि किसी भी कोर्ट के अंदर जब केस होता है तो उस केस की हेयरिंग होती है, और उस हेयरिंग के बाद जब वो प्रोसीडिंग कंप्लीट होती है तो उस प्रोसीडिंग के कंप्लीट होने के बाद जो एक कंक्लूसिव ओपिनियन ऑफ द कोर्ट होता है उसको हम कहते हैं कि ये जो फैसला हो गया है या डिग्री हो गई है या जो केस खारिज हो गया है। यानी जो आम अल्फाज में अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो कंक्लूसिव ओपिनियन ऑफ द कोर्ट विच डिटरमाइन द राइट्स ऑफ द पार्टीज इज कॉल्ड जजमेंट और डिग्री। ठीक है जी, ये इसकी मतलब डेफिनेशन है। लेकिन चूंकि सेक्शन के अंदर आपने डेफिनेशन तो नहीं करनी है, आपने इसका थीम समझना है, और बाज़-औक़ात अगर कहीं से आपसे पूछा जाए तो आपने इसको एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है जी, ये यानी जजमेंट और डिग्री के मुतल्लिक़ा आपकी ये सेक्शन 33 थी। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी हैं। पाकिस्तान जो सूबे हैं खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के, बलूचिस्तान के, तो उसमें खैर कोई ऐसा उस तरह से तब्दीली नहीं है। उसके बाद है सेक्शन 34। अब सेक्शन 34 में वो क्या कहता है? सेक्शन 34 में वो ये कहता है कि इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट जैसे ही आप अल्फाज सुनते हैं, लफ्ज़ सुनते हैं इंटरेस्ट, तो आपके जहन में एकदम से आता है कि वो इंटरेस्ट जो बैंक्स लेते हैं। डेफिनेटली यही है, आप दुरुस्त सोच रहे हैं। और फिर आपके जहन में ये आता है कि इंटरेस्ट और लॉ, तो इनका आपस में एक रिलेशन क्या बन सकता है, क्या हो सकता है इनका आपस में रिलेशन। और उसके बाद फिर यानी पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पे बना था, और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लाम पाकिस्तान का किला, ये सारी चीज़ें सोच के उसके बाद जब बंदा इंटरेस्ट के हवाले से सोचता है तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो एक जेन्युइन चीज़ है, डेफिनेटली आपके जहन में ज़रूर आती होगी। लेकिन चूँकि ये आपको बताता चलूँ कि जब ये कानून बना था तो ये कानून अंग्रेज़ों ने बनाया था, और ये उसी वक्त का चला आ रहा है टिल टुडे, और आज तक इसमें कुछ तब्दीलियाँ जो अपने मतलब की थी वो की गई, और उसके अलावा वो सेम एज इट इज़ वही चल रहा है जो मतलब आज से 150 साल पुराना है। तो एक चीज़ आपसे अर्ज़ करूँगा कि क्या 150 साल पहले की कोई पुरानी गाड़ी हमारी मिनिस्टर साहब के पास मौजूद है? जो लेजिस्लेचर हैं, चाहे वो सेनेट का मेंबर हो, चाहे वो कौमी असम्बली का हो, ऐसी कोई 150 साल पुरानी गाड़ी रखता है? और इनके पास मौजूद है। जब इनके पास मौजूद नहीं, बल्कि ये जो मतलब मार्केट में सबसे नई गाड़ी, बल्कि दुनिया में सबसे नई गाड़ी जो बनती है वो सबसे पहले लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो इनका डोमेन है, जो इनकी ड्यूटी है, जो इनका फ़र्ज़ है, वो अपने फ़र्ज़ की तकमील नहीं करते, और ये इनका बुनियादी फ़र्ज़ है कि ये जो सोसाइटी की नीड है, जो माशरे की ज़रूरत है, उसके मुताबिक ये लेजिस्लेशन करें, और उस लेजिस्लेशन के ऊपर वो मतलब पास करवाएं कानून साज असम्बली से या कौमी असम्बली से, सेनेट से, जो भी मरवजा रूल्स हैं उसके उसके मुताबिक, ताकि उन नए कवानीन की बुनियाद के ऊपर जो सोसाइटी है उसको उनकी दहलीज पर इंसाफ मिल सके। तो ये इंटरेस्ट था, और इसकी जो इंटरेस्ट है इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपके सामने करना चाहूँगा कि ये इंटरेस्ट बिल्कुल वही सूद वाला इंटरेस्ट है। और ये क्या कहता है कि अगर कहीं पे कोर्ट के पास मुकदमा आता है रकम की रिकवरी का, पेमेंट का, तो उसमें अगर फ़र्ज़ करते हैं दो पार्टीज़ के दरमियान कोई एग्रीमेंट है, उसकी खिलाफ़वर्ज़ी हो गई है, तो फिर ये कहा गया है कि कोर्ट के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो जो पेमेंट अगर टाइम पे नहीं हुई, तो जो नुकसान हुआ है पार्टी का, एग्रीव्ड पार्टी का, तो वो नुकसान जो सूद की सूरत में, इंटरेस्ट की सूरत में लगा कर
वो उसको पेमेंट करने का ऑर्डर कर सकती है। उसके बाद सेक्शन 34 से है इंटरेस्ट ऑन पब्लिक ड्यूज। पब्लिक ड्यूज मतलब ये चूँकि इम्पोर्टेंट भी है, पब्लिक पब्लिक नेचर के केसेस भी होते हैं, पब्लिक यानी इंटरेस्ट ऑन पब्लिक ड्यूज। यानी पब्लिक ड्यूज क्या है कि पब्लिक ड्यूज जो अवाम की रकम है, जो अवाम के टैक्स के पैसे से रकम यानी कहीं पे खर्च होनी थी और वो नहीं हुई, तो ऐसी सूरत में उसकी रिकवरी के हवाले से अगर को कोर्ट के अंदर केस आ जाता है, तो ऐसी सूरत में भी क्या होता है कि कोर्ट को ये कहा गया है उसके पास इख्तियारात मौजूद हैं, वसी पावर्स मौजूद हैं, उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर्स मौजूद हैं कि वो उसको जो मरवजा रेट है, बैंक रेट है, उसके मुताबिक सूद जो है इंटरेस्ट रेट लगा सकती है और लगाएगी, बल्कि डेफिनेटली। और 2% उसके अलावा अगर को मतलब जो बैंकिंग रेट है वो 22% है, तो ये 2% उसमें ऐड करके टोटल 24% इन विद इंटरेस्ट वो जो प्रिंसिपल अमाउंट थी उसके ऊपर लगा के उसकी पे उसको रिकवर करने का हुक्म देंगे, उसकी अदायगी का हुक्म देंगे। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ये जो आगे कहता है कि जो बैंकिंग और फाइनेंस कंपनीज के और उनके कस्टमर्स के दरमियान अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो जाती है या कोर्ट में लिटिगेशन आ जाती है कि कोई जो एग्रीमेंट है पार्टीज के दरमियान उसके मुताबिक अदायगी नहीं हुई है, तो ऐसी सूरत में भी वो जो बैंकिंग रूल्स हैं, मतलब एक जो एग्रीमेंट है पार्टीज का उसके ऊपर उसी के मुताबिक जो कोर्ट है वो अपनी प्रोसीडिंग करके उसको यकसू करने की करेगी बल्कि। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक है एग्जाम्पल, मतलब मैं आपको ज़रूर देना चाहता था। यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट ऑन पब्लिक ड्यूज़ है। अच्छा, पब्लिक ड्यूज़ में चूँकि थोड़ा जल्दी से मैं गुजर गया तो शायद आपको समझ ना आई हो। एक एग्जाम्पल आपसे शेयर करता हूँ, आपको 100% मतलब इसकी बिल्कुल जड़ तक पहुँच जाएंगे। इसकी एग्जाम्पल ये है कि फॉर एग्जाम्पल एक हॉस्पिटल बनना था, ठीक है, ठेकेदार साहब ने पैसा लिया करोड़ 1.5 करोड़ रुपया और बुनियाद उसकी थोड़ी बहुत खड़ी की और उसके बाद ठेकेदार साहब गायब हो गए। अब वहाँ पे पब्लिक प्रेशर बढ़ा, पब्लिक ने मुख्तलिफ जो अप्रोप्रिएट फोरम है उनके ऊपर अप्लीकेशंस वगैरह दी और उन एप्लीकेशंस की बुनियाद के ऊपर जो महकमा था वो हरकत में आया और उसने उस ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कोर्ट में केस दायर कर दिया और कहा कि जी ये चूँकि पब्लिक ड्यूज़ थे जो इसने इस्तेमाल नहीं किया, अगरचे जो मुरवजा तरीक़ाकार है इनका ये तो खैर मिल के ही खाते हैं और ऐसी नौबत ही नहीं आती, लेकिन कहीं पे अगर कोई ईमानदारी का कोई कोई रतीब कहीं पे बाकी हो अगर, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर कहीं पे ऐसा मिसहैप हो जाता है तो फिर डिपार्टमेंट क्या करता है, कोर्ट में आता है और कहता है कि ये पब्लिक ड्यूज़ थे, इन्होंने वो पैसे ले लिए थ्रू बैंक और उसके बाद ये जो इनके ज़िम्मे काम था इन्होंने नहीं किया। तो ऐसी सूरत में कोर्ट क्या करता है फिर के काम की नौयत चेक करके समाअत करके प्रॉपर उसके बाद फिर ये करता है कि जितनी प्रिंसिपल अमाउंट जो थी उसने ली हुई है, एक्स्ट्रा काम जो किया हुआ है उसने, उसका तो बिल बनेगा, लेकिन उसके अलावा जो काम बाकी था उसका और उसने पैसे रिसीव किए हुए हैं, तो उसके ऊपर जिस डेट से उसने निकलवाए हैं वहाँ से वो प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर जो मुरवजा यानी रेट है बैंकिंग रेट, उसके मुताबिक सूद लगाएगी और 2% एक्स्ट्रा लगाएगी चूँकि ये पब्लिक ड्यूज़ है। तो अगर 22% फॉर एग्जांपल रेट है बैंकिंग का, तो ये 24% 2% एक्स्ट्रा करके उसके ऊपर लगा के फिर क्या करेंगे, उसको अदायगी का हुक्म देंगे ताकि वो पब्लिक नेचर का मफाद आमा का जो काम है वो कंप्लीट हो सके। अच्छा, उसके बाद आखिरी जो हमारी सेक्शन थी आज की वो सेक्शन 35 थी, कॉस्ट। अच्छा, कॉस्ट का नाम जैसे ही आप सुनते हैं तो यकीनन आपके जहन में जो सबसे पहला ओपिनियन आता है, जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपके जहन में आता है वो यकीनन कोई रकम का आता होगा, कॉस्ट कीमत का आता होगा, फाइन का आता होगा, जुर्माना जिसको हम कहते हैं उसका आता होगा। तो डेफिनेटली आप ठीक सोच रहे हैं, ये यही है। यानी कोई भी ऐसा केस के जिसके अंदर अ, पैसे अदा करने का हुक्म उस केस के मेरिट्स के से हट के दिया जाए, ठीक है, और वो पार्टीज की नेग्लिजेंस की बुनियाद पे दिया जाए, तो ऐसी उस सूरत में हम उसको क्या कहेंगे, कॉस्ट कहेंगे। अब यहाँ पे मैं इसकी भी एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ, एक एग्जांपल आपके सामने रखूंगा तो यकीनन आपकी ये जो कन्फ्यूजन है इसके ऊपर वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी। अच्छा, क्या है इसकी एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल एक पार्टी ए और एक पार्टी बी, ठीक है जी, और एक पार्टी सी थी। अब ये ए बी सी जो तीनों पार्टीज हैं,
ये को शेयरर थे एक रकबे के अंदर, एक जो पार्सल ऑफ लैंड है, ज़मीन का टुकड़ा है, उसके अंदर ये क्या थे, को शेयरर थे। अब को शेयरर होने की बुनियाद पे एक ने क्या किया, मतलब उन्होंने जो तकसीम वगैरह की, तो उसमें ये हुआ कि एक के पास ज़्यादा चली गई, दूसरा बंदा जो था वो कोर्ट में चला गया लीगल पार्टीशन में। ठीक है, लीगल पार्टीशन में जब वो चला गया तो दूसरा जिसके पास ज़्यादा थी, उसने ये समझा कि ये चूंकि कोर्ट में चला गया है, तो अगर लीगल पार्टीशन अकॉर्डिंग टू लॉ अगर ये कंप्लीट हो गई तो डेफिनेटली मुझे नुकसान होना है। तो उसने क्या किया कि पैरेलल एक सिविल कोर्ट के अंदर दावा फाइल कर दिया, डिक्लेरेशन का, परमानेंट इंजंक्शन का, जो भी ग्राउंड्स बनती हैं। तो वो दावा दायर करके उसने क्या किया, हुक्म इम्तनाई ले लिया। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या रेवेन्यू पार्टीज जो है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, रेवेन्यू ऑफिशियल्स जो हैं, उनको पार्टी बना के उनको नोटिस भी जारी करवा दिया। ठीक है, अब ऐसी सूरत में आम जो मुरवजा तरीकाकार है, जो जुडिशल प्रोसीजर है, वो ये है कि ऐसी सूरत के अंदर जब मतलब जुडिशरी का, जुडिशल जो कोर्ट्स हैं, उनका कोई भी नोटिस जाता है रेवेन्यू ऑफिशियल्स के पास, तो वो जनरली उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते। अच्छा, उसके ऊपर जब वो कार्रवाई नहीं करते तो फिर क्या होता है कि ये लिटिगेशन जो है ये एंड तक पहुंच जाती है। जब ये जुडिशल प्रोसीजर कंप्लीट होके, समाअत कंप्लीट होके ये फैसला होता है, और फैसले के अंदर ये देखा जाता है कि जी ये तो उसने लीगल पार्टीशन को रोकने के लिए किया था, तो ऐसी सूरत में उसके ऊपर उसका मुकदमा विद हैवी कास्ट खारिज किया जाता है। अजान भी हो रही है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझे ज़रूर बताइएगा, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू वेरी मच।